प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। निगरान हुकूमत जो आवाम खे पहिरियों तोहफ़ो पेट्रोल बम जी सूरत में गुज़िरियल राति मिलियो। पेट्रोल में 17 रुपया ऐं डीज़ल 20 रुपया महांगो थियो। गुज़िरियल 15 ॾींहंनि में पेट्रोल 38 रुपया ऐं डीज़ल लॻभॻि 40 रुपया महांगो थियो आहे। हीअ जेको पेट्रोल जी क़ीमतूं को 2 रुपया 5 रुपया न, हिकदमि जेको 17-18 रुपया वधे थी पई। त उन जा महांगाई जो तूफ़ान, इन जे पेट्रोल जी क़ीमतनि जे वधण सां महांगाई जो तूफ़ान में केतिरी शिदत ईंदी। प्रोग्राम जे निस्बत में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन ते बि पिणु ॻाल्हाईंदासीं त हीअ निगरान हुकूमत जेका चयो पियो वञे त हिकु तवील हूंदी, त पोइ ईंदड़ ॾींहंनि में इकोनॉमी जा, डॉलर जा, पेट्रोल जा ऐं ओवरऑल मैशत जा कहिड़ा हाल हूंदा, इन मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि, सरमाएदार आहिनि। उन सां गॾोगॾु अतीकुर रहमान साहब, पाण मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि। मिर्ज़ा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, कैसा लगा आपको निगरान हुकूमत का पहला पेट्रोल बम? देखिए, ये तो किसी को भी नहीं अच्छा लगा कि महंगाई ऑलरेडी आपकी 30% CPI और 38% SPI हुआ था, जो पाकिस्तान की आज़ादी से बाद से अब तक 76 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है, ये जो इस वक्त हमें विरसे में मिली है। लेकिन ये नथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये आने वाली हुकूमत से एक्सपेक्टेड इसलिए था। निगरान हुकूमत को वोट नहीं लेने होते, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना होता, लिहाजा जितने गैर मकबूल फैसले हैं वो इनके गले में डाल देते हैं और ये लोग उनके फैसलों को अपने नाम पे इसको अनाउंस करते हैं। आज 17.5 रुपए जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, 20 रुपए पहले बढ़ी थी, 37-38 रुपए का इजाफा हुआ है 2 हफ्तों के यहाँ। 20 रुपए वो बढ़ा के गए थे शहबाज शरीफ साहब, 17.5 इन्होंने बढ़ा दिया। डीजल में भी यही हुआ, 20 रुपए आप जो रहे हैं, 20 रुपए 21 रुपए पहले थे, 40 रुपए। ये महंगाई है। और दूसरे रुपये क्रैश हुआ आज, रुपये 3-4 रुपए इंटरबैंक में क्रैश हुआ है और 295 की सतह पे रिकॉर्ड आ गया है। और जबकि इंटरबैंक में इसकी कीमत 305 रुपए हो गई है। IMF का ये कहना है कि ये 5 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल जो इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में। इसके माने ये मजीद रुपये जो है वो टूटेगा। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं जो मुझे बहुत परेशान कर रही है जी प्लीज, वो ये है कि IMF ने ये कहा है कि जून तक रुपए को 20% डिवैल्यू करना है आपने, और अगर 20% डिवैल्यू किया तो ये रुपये 340 रुपए हो जाएगा। 340 रुपए में पेट्रोलियम मसनूआत, खाने पीने की अजनास, खाने पीने की अशिया इम्पोर्ट करके आप सस्ता कैसे दे सकते हैं? ये देखिए ना कि 1.5 साल में दुगनी रुपये जो है वो टूटा है। मोर देन 62-63% रुपये जो है वो डेप्रिशिएट हो चुका है। तो एक तो महंगाई हो रही है जी, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा है, $86 फी बैरल से बढ़ के $91 फी बैरल हो गया जी। ये पास ऑन करा। फिर रुपए की वजह से जो हमें गरीब आदमी को हिट लग रही है, अब डॉलर का जो पहले 200 या 250 रुपए देते थे डॉलर के मुकाबले, अब 300 रुपए देने पड़ा है डॉलर के मुकाबले। ठीक, तो ये डबल एज महंगाई का जो है वो इम्पैक्ट गरीब को पड़ रहा है, जो उनको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में अगर आर्मी चीफ साहब जो उनके 3 तरजीह सेक्टर लेके चल रहे हैं, ज़राअत, मादनियात और IT, यही सेक्टर्स में पोटेंशियल भी है और इन्हीं सेक्टर को बहाल करने से माशियत बेहतर हो सकती है, खाने पीने की अशिया सस्ती हो सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो रिजर्व आपके मुस्तहकम होंगे, तो रुपये पे दबाव कम होगा। लेकिन नहीं तो रुपये बेलगाम जानवर की तरह भागता चला जा रहा है और उसको कोई लगाम नहीं है। मिर्ज़ा साहब कतई कलाम, मिर्ज़ा साहब हमारे तो मुआशी माहिर और फिर इससे भी बढ़कर जो उस वक्त साबिक निगरान, साबिक वज़ीर ख़जाना थे डार साहब, वो तो ये बार बार दावा कर रहे थे कि बस IMF के साथ मुआहदा होने दें, एकदम मुआहदा हो जाएगा तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आपको सही सिमत में देखने को मिलेंगी। आप उनके स्टेटमेंट को समझे नहीं जी। वो ये कह रहे थे कि जब IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा तो यकीनन हमें IMF की शराइत माननी पड़ेंगी
और वो आईएमएफ की शराइत में है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाए, मार्कअप रेट बढ़ाए, डॉलर को आपने फ्री छोड़ना है, रुपये को मजीद डिवैल्यू करना है। तो ये तो आईएमएफ प्रोग्राम जो हुआ है उसकी शराइत है जो आपने मानी है, और ये अपना शहबाज शरीफ साहब ने मानी है एमडी से और कंट्री हेड से जो पाकिस्तान में आईएमएफ का है कि हम आपके तमाम शराइत पूरे करेंगे। तो मिर्जा साहब, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो आप समझ रहे हैं कि इस कंडीशन में कोई बिजनेसमैन, कोई सरमाएदार आके सरमाया यहाँ लगाएगा और वो प्रॉफिटेबल? देखिए, आप डॉलर जो बाहर ला रहे हैं उसके खतर गिरती जा रही है। एक साल में 50% और 1.5 साल में 65% कदर डॉलर की जो है रुपये के मुकाबले में बढ़ गई है। लिहाजा अब जब रुपये को बाहर लेके जाएंगे तो आपको डॉलर के लिए दुगना उनको रुपये देना पड़ेगा। तो ये कोई भी सरमाएकार अफोर्ड नहीं कर सकता, ना उसको पसंद है ना बर्दाश्त कर सकता है कि वो जो अपने बाहर से डॉलर लाए जी और रुपये में कन्वर्ट कराए और फिर बाद में जब रुपये को बाहर लेके जाने लगे तो उसको दोगुनी कीमत देनी पड़े। तो ये सब चीजें मैं तो आने वाले वक्त में बड़ी गंभीर सूरत हाल देख रहा हूँ कि हमारी महंगाई भी बढ़ रही है, हमारे अफराती दर भी बढ़ रहा है, हमारे डॉलर भी बढ़ रहा है, हमारे रिजर्व भी कम हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो रही है, हमारी मार्कअप रेट बैंकों का 22 से बढ़ गया 24-25% हो गया है। कोई धंधा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो 25% मार्कअप बैंक को दे और फिर खुद भी फायदा कमाए। कोई धंधा नहीं। मैंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया है, सनतें लगाई हैं। 25% मार्कअप दे के बैंक को आप अपनी सनत नहीं चला सकते, वो बंद होना ही होना है, चाबी देनी है आपने बैंक को। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ये आप कुछ ना हो कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कोई अच्छे फैसले करेगी। केयर टेकर तो आई है गैर मकबूल फैसले करने के लिए, ताकि अवाम को अगर नाराज भी होते हैं तो उन्हें वोट नहीं चाहिए उनका। तो फिर अवाम के पास क्या ऑप्शन है? मेरा साहब फिर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरा साहब, ये जो फिर सैलरीड क्लास है या दिहाड़ीदार तबका है या उससे भी जो बेरोजगार नौजवान है, फिर उनके पास सर क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अब आपको अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। सिंगल ब्रेड अर्नर से हट के मल्टीपल ब्रेड अर्नर या घर में 2 आदमी 3 आदमी आप कमा के लाएं। एक बाप की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो सुबह निकल कर शाम में ला के दे पैसा और पूरे घर वाले उससे खाएं। अब आपने इंडिया की तरह या दूसरे ममालिक की तरह एक आदमी जो फैमिली का ब्रेड अर्नर होता है निकल के मल्टीपल ब्रेड अर्नर बनना पड़ेगा। बच्चियां ट्यूशन पढ़ाएं, बीवी स्कूल में टीचर बने, बेटा पार्ट टाइम जॉब करे शाम को कॉलेज से आके या स्कूल से, बाप अपनी जो जॉब कर रहा है वो ला के दे, तो सब मिल के बहुत मुश्किल मुकाबला कर सकेंगे इस महंगाई का। मुश्किल है ये मशवरा जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी ममालिक में यही पैटर्न है जो उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए अडॉप्ट किया है। लेकिन मिर्जा साहब, हुकूमत आखिर क्यों इतने मुश्किल फैसले करे? फिर हुक्मरानों के लिए ये मुश्किल फैसले क्यों नहीं है? ये आखिर उन पैसे हुक्मरानों ने तो अपनी हुकूमत चलानी है और आईएमएफ से एग्रीमेंट करके उन्होंने वादे कर लिए हैं और आईएमएफ की जितनी शराइत हैं वो सब माननी है। और उनकी ये शराइतें जो आपने देखी है 15 दिन में कि शहबाज शरीफ साहब ने 20 रुपये बढ़ाया था, इन्होंने भी 20 रुपये बढ़ाया है। और रुपये को जब इन्होंने खुला छोड़ा है, डॉलर को खुला छोड़ा है, तो रुपये की आज असल वैल्यू आ गई है 295 रुपए। और मजीद ये गिरेगी क्योंकि आपकी इंटर बैंक में कीमत 305 रुपए आ जाए। ठीक। तो ये आईएमएफ को ये कहना है कि इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में 5 रुपए के ज्यादा फर्क ना हो। ठीक है मिर्जा साहब, आप ये तो 15-15 रुपए 10-10 रुपए फर्क हो गया। लिहाजा आईएमएफ कह गए मजीद रुपये को डिवैल्यू करो, मजीद डेप्रिशिएट करो। मिर्जा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मेरी एक थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपने तफसीली तौर पे अपना ओपिनियन दिया जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। अतीकुर रहमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आपने बड़ा तफसीली सुना मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि डॉलर जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और फिर रुपए की जो वैल्यू है वो 20% उनको कम होते हुए नज़र आ रही है। एक तो इस पर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले पेट्रोल का बम जो रात गिरा है सर, ये 15 दिन में दूसरी मरतबा गिरा है। बताइए कि फिर कहाँ जाए हमारा जो कारोबारी तबका है और फिर उससे भी बढ़कर जो दिहाड़ीदार तबका है।
बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो बातें कर रहे थे बिल्कुल सही थी और बहुत फैक्चुअल बातें की उन्होंने। मैं उन्हीं की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। और आपने चूंकि पहले पेट्रोल का पूछ लिया बढ़ने जी का, जी तो मैं इस पर बात तफसीली करना चाहूंगा। जी देखिए, प्लीज़। कौम को आफ्टर शॉक्स से अभी निकल नहीं पाई थी। देखिए, एक जल्जला आता है, उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, काफ़ी दिन लगते हैं उसमें रिकवर होने में। ये अभी पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़े थे इसके शॉक से, जैसे आप आफ्टर शॉक्स कहते हैं, उससे लोग कल ही नहीं पाए थे कि दूसरा शौक एक और आ गया हमारे। अब इससे जी क्या होता है कि एक तो आदमी अपसेट हो जाता है, दूसरे उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, तो चीजें स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। जी आपको जो ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं ना, वो बिल्कुल थम जाते हैं। और आजकल यही हो रहा है कि हमारी जो ग्रोइंग पोटेंशियल है ना, वो बिल्कुल कुछ सी गई है, वो रुक गई है, आगे कुछ बढ़ने की समझ नहीं आ रही। उसकी रीजन यही है कि जहां एक तरफ पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते हैं, वहां बिजली के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट उन्होंने जैसे कहा कि बेशुमार बेहोश शर्मा आ गए है। जी ये सारी सूरत हाल कारोबार को आगे बढ़ाने में क्या मदद देंगी? ये तो कारोबार को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कारोबार नाम की कोई चीज है नहीं। मैं आपको एक एक एग्जांपल देकर अगर बताऊं, तो सबसे पहले हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ। जी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बुरा हाल है। वो रॉ मटेरियल को लेकर अभी, हालांकि कहते हैं कि इंपोर्ट से कर्व हटा दिया है, लेकिन अभी भी कर्व है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं आ रही। और क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम के प्राइसेस, एनर्जी के टैरिफ्स बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा जो परेशान कुल सूरत हाल है ना, जो तकलीफ दे, जो हर बिजनेसमैन की शक्ल पर आ गई है, और वो है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। कॉस्ट सही। ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स के दाम बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और लोगों की आगे खरीद की कुवत खत्म हो चुकी है, वो मजीद इस तरह हो जाएगा कि वो कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे। ला मुआवजा क्या होगा कि फिर आपके स्टॉक्स बढ़ते चले जाएंगे, आप उन स्टॉक्स को कैसे निकालेंगे? इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जब पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, ये सब महंगी हो जाती है। मैं एक तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जी उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन जब बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि गुड्स फार्म से मार्केट तक, मार्केट से द वेन्यू ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने में महंगे से महंगे होते चले जाते हैं। तो अगर इस तरह सारा कुछ होता रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? इस तरह होता रहेगा तो चीजें सस्ती होके कैसे बिकेंगी? दुनिया में देखा ये है कि अगर एक बार महंगाई आती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कुछ तरगीब में आकर कुछ सस्ती की तरफ जाता है। जी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रिवाज चल निकला है कि जब कुछ चीज का दाम बढ़ जाए तो वो कम होने के नाम नहीं लेती। बिल्कुल सही। अब आप देखें कि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपने देखा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी पे लगते हैं। जी अभी वो एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म नहीं होता, वो दूसरे महीने दूसरा में लगा लेते फ्यूल है। बिल्कुल। आगे ही जी। आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, इट ऑलमोस्ट कम्स टू मिनिमम 58 रुपीज पर यूनिट। अब ओह। उसपे अब अगर आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगा दें, जी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई थी, 20 रुपए पेट्रोल बढ़ गया था, फिर 20 रुपए बढ़ गया था, लगभग 300 रुपए हो गया था, तो फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट भी बढ़ाएं। मतलब कहाँ कहाँ तक पे करेगा एक आदमी? कितना पे करेगा? कैसे जिंदगी गुजारेगा? सही बात। आप देखिए, अभी बात सारी यही हो रही थी कि अभी एक सूरत हाल सामने है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक जो बात समझ में आई, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो, उसको कहा गया है कि 1 रुपीज 52 पर यूनिट जो है ना वो इम्पोज कर दे चार्जेस। जी यानी आगे 58 रुपीज पर यूनिट है, आप उस पर 1 रुपीज 52 ऐड कर दें। ये क्या है? ये भी एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है किसी महीने के। तो ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमारे पास समझ में नहीं आता कि इसका क्या करें। भाई ठीक है, सोलर की बात करते हैं, हाइड्रोलिक की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन वो बातें होने में तो टाइम लगेगा। हमें तो देखना ही है कि प्रेजेंट सिचुएशन को हमने कैसे बिल्कुल गुजारना सही है। बिल्कुल सही बिल्कुल तो सही। आप एक देखिए ना, थोड़ी सी मैं मिसाल आपको देकर बताई कोशिश करूंगा कि एक आदमी जिसके पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल है, उसे मोटरसाइकिल घर में खड़ी कर दी, क्योंकि वो पेट्रोलियम के इन इन दामों में अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जा और वापस नहीं आ सकता। तो वो सोचता है वो रिक्शे में चला जाए, लेकिन रिक्शे वाले, माय गॉड, इतनी इतनी सी जगह जाने के इतने पैसे मांग रहे हैं, वो भी क्या करे, वो मजबूर है
जी उनको पेट्रोल के इतने पैसे देने पड़ते हैं, कभी कभी खाली आना पड़ता है। इन राइडर्स हैं, जी ये रेंटल कार्स हैं, ये भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि किस तरह से, अब देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास उतना निज़ाम सही नहीं है, लेकिन हम्म पहले से कुछ बेहतर हो गया। और वो भी इतनी महंगी है, और जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां भी वहां भी दाम बढ़ते चल रहे हैं। अब देखिए, इसको कहते हैं इकॉनमी। अब ये इकॉनमी ऑफ द सिचुएशन जो है, ये बड़ी अजीब व गरीब है। और अगर आप इसके हल हमसे पूछें तो इसका कोई हल नहीं है। बस ये कि हमको चाहिए कि जो ड्राइवर्स ऑफ हमारी इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर, उसकी आउटपुट बढ़ाने में ध्यान दें, आईटी पे ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें, और सबसे बढ़कर हमें अपनी मैरीटाइम, जो हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट कोस्ट इन द वर्ल्ड है हमारे पास, जी और उसमें हमारे पास मैरीटाइम है। मैरीटाइम में हमारे पास शिपिंग है, हमारे पास फिश है, हमारे पास सी फूड है, हमारे पास ये सारी चीजों पे ध्यान देकर हम किसी तरह अपने ऑल्टरनेट फूड्स पे ध्यान दें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे ध्यान दें, अच्छा ताकि ये जो अतीक साहब ड्राइवर्स की कतई कलाई माफ है सर, ये कम अतीक कर चले। अतीक साहब कतई कलाई माफ। हम गुज़िश्ता 3 हुकूमत का ही अगर कंपैरिजन करें तो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी और उसमें जो महंगाई बढ़ रही थी, तो तवक्का ये की जा रही थी कि जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई है तो वो उसको कवर करेगी, लेकिन पीडीएम की हुकूमत और बदतर साबित हुई आवाम के लिए, कारोबार तबके के लिए, और उसने और ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी। और उसके बाद अब ये आई है निगरान हुकूमत, तो इसके पहले दिन के जो खेल हैं वो आपके सामने हैं। आखिर हमारी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म क्यों नहीं होती महंगाई के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, कि हुकूमतें उनको कंटिन्यू करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले और ये जो बेचैनी वाली सूरत हाल है ये ख़त्म हो। पता ही नहीं चल रहा कि कल क्या होने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल बात पता है क्या है? बात यह है कि आप रोड मैप बना नहीं सकते, क्योंकि आप एक कर्जदार कौम। आप कर्जा लेकर कर्ज उतारते हो, कर्जा लेकर सूद देते हो, कर्जा लेके बजट पूरा करते हो। हमारा बजट जब से हम देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें सूरत हाल यही बनती नजर आई कि हमारा जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट का बजट होता है। और फिजिकल डेफिसिट्स को हम कवर करते हैं, कोशिश करते हैं अपने एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से कवर करें, लेकिन हमारे रेमिटेंसेस पिछले दिनों गिरते चले जा रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी नैरो डाउन हो रही हैं। तो अब क्या रह गया हमारे पास? क्या करें? कर्ज लेकर के हम अपनी बजट को पूरा करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, और फिर एक और कर्ज लेते हैं और उससे हम अपना कर्ज उतारते हैं। तो वी आर अ डेट ओरिएंटेड नेशन। हमारे पास एक्सटर्नल डेट्स इतने ज्यादा है हमारे, उससे छोड़ दें। अगर एक्सटर्नल डेट्स की बात करते हैं, वो तो चलो है, सारी कौमों के एक्सटर्नल डेट्स हुआ करते हैं, हमारे भी एक्सटर्नल डेट है और वो उतारते भी रहते हैं वक्त। सबसे बढ़कर जो तकलीफदेह सूरत हाल है वो ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक डेट्स है ना, वो ट्रिलियन पे। सही। अब क्या बिल्कुल। हो रहा है कि 60 to 65% जो बैंक से उधार चलता है ना, वो गवर्नमेंट का चलता है। जी अब अगर आप 65% तक आप उधार ले लेंगे बैंकों से, तो बैंक के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। आगे इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि उसमें एलोकेशन नहीं हो सकती कॉटेज इंडस्ट्री की, उसमें एलोकेशन नहीं हो सकती एसएमईज की, उसमें एलोकेशन नहीं हो सकती छोटे ताजरों की, उसमें एलोकेशन नहीं हो सकती उन लोगों की जिनको कर्ज की जरूरत पड़ती है अपने काम करने की। इसमें सबसे छोटी सी मिसाल है डैमरेज। हम्म माल फंसा हुआ है, उसको डैमरेज से निकालने के लिए पैसा नहीं है, डैमरेज पे डैमरेज चढ़ रहा है, तो बैंक से जाकर के पैसे ले लेता है, कर्ज ले लेता है। लेकिन वो तभी मुमकिन है ना, जब वो कर्ज में इंटरेस्ट रेट कम हो। हमारा हम्म इंटरेस्ट रेट तो लगता है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इन द वर्ल्ड है। आप 22% के इंटरेस्ट रेट पे 4% काइबो रेट कर लेते हो, 26% पे आप कैसे डैमरेज लेके माल छुड़ा के वारा कैसे खाता है कि आप उसको वापस कर सको इतने बड़े इंटरेस्ट के साथ? अतीक साहब, इस तो तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हैं, तमाम तर जो मुश्किलात हैं जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर। वे फॉरवर्ड क्या है? फिर भी सवाल ये होगा ना सर, हल क्या है? क्या अब हाथ ऊपर कर लिए जाएं या नहीं, अब भी कोई उम्मीद है? देखिए, उर्दू में एक लफ्ज है कनात। जी कनात पसंदी से काम लिया जाए। बजट उतना ही बनाया जाए जितना हमारे बस में है, जितने पैसे हमारे हैं उसी में गुजारा करना हो। इसी तरह जिंदगी के तमाम तरीकों को, जिंदगी के तमाम स्टाइल्स को हमें कनात पसंदी, सादगी की तरफ लाना पड़ेगा। ये कुछ दिन की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। जब हम ये कुर्बानी देंगे तो हम देखेंगे कि फिर कौम इस पोजीशन पे आ जाएगी कि जो एक वक्त का खाना खा के दूसरे वक्त के खाने की फिक्र में पड़ी है,
फिर वो 2 वक्त का खाना खा सकेगी। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा तो हेल्थ से भी ताल्लुक है, आप यकीन जाने 70 to 80% जहां हमारे बच्चे नॉन एजुकेटेड है, तालीम नहीं हासिल कर सकते, वहां पे उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलती। सही बात, दे आर लेस न्यूट्रिट चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल आप सही। देखिए एक बच्चा जो जिसके पास न्यूट्रिशन नहीं है, जो प्रॉपर डाइट नहीं ले सकता, प्रोटीन नहीं खा सकता, अपने तमाम वो फैक्टर्स को पूरा नहीं कर सकता जिसमें उसके मिनरल और आयरन भी पूरे होते हो, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक यंग ऐसा जवान बने जो दिहाड़ीदार तबके में जा सके, या मेहनत कर सके, या उसका सही बात, ब्रेन चल सके। तो आप ये देखिए, ये भी आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है आने वाले दिनों में। हम बड़े फख्र से कहते थे कि ठीक। हमारे पास जनाब यंगीज की जो है ना भुगतान है, और जनाब हमारे पास इतने लेकिन उसमें यंगीज हैं अगर कि उनमें हम अगर एनर्जी ना हो, उनमें अगर यंग वो नेशन पे प्राउड फील करते थे। लेकिन अब वो यंग नेशन पे प्राउड कैसे हम फील करें? हमारी यंग नेशन के पास एक तो जॉब नहीं है, दूसरे उनके पास वो वसाइल नहीं है जिससे वो एक अच्छा खाना खा सके। आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल सही और फिर एक तबका है जो सिर्फ खाना नहीं खाता बल्कि खाना लुटाता भी है। सही बात, लेकिन बाकी मुल्क जो 84% है, वो बेचारा तो बिलो पॉवर्टी लेवल जाता जा रहा है, जाता बिल्कुल जा रहा सही, है। क्यों? उसकी जितनी तनख्वाह से ज्यादा तो उसको कोई से भी बिल ना दे तो सिर्फ बिजली का बिल ले बहुत ले। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि बिजली का बिल पहले आता था तो उसकी तनख्वाह से खत्म हो जाती थी। अब अब बिजली का बिल आता है तो उसको तनख्वाह के साथ कर्जा भी ओ लेना पड़ता है उस बिजली का बिल देने बहुत के लिए। तो बाकी चीजें वो कैसे करेगा? बच्चे को कैसे बिल्कुल सही। खिलाएगा? खुद कैसे खाएगा? बहुत शुक्रिया आतिकुर रहमान साहब, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, दोनों मौजूद शिक्षत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां ॿिनि मुआशी माहिरनि जो पेट्रोल जी क़ीमतुनि वधण सां ऐं मुल्क में जेको ईंदड़ महांगाई जो तूफ़ान आहे उन हवाले सां अवां ॿिन्हिनि जो तजुर्बो ॿुधो। प्रोग्राम हिते वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। राणीपुर जे पीर जी हवेली में 10 सालनि जी कमु कंदड़ न्याणी जो तशदुद थींदड़ लाश हथ आयो आहे। मुबैना तौर ते उनजो मौत वारो जेको मामिलो आहे उहो मुबैना तौर ते चयो पियो वञे त उनजो तशदुद खां पोइ उनजो मौत वाक़ियो थियो आहे। हीउ को पहिरियों वाक़ियो न आहे त सिंध जे कंहिं पीर जी हवेली में का कमु कंदड़ न्याणी जो को लाश हथियो हुजे। हिकिड़ी दर्दनाक कथा आहे ऐं हीउ हुनजो सिलसिलो पिणु आहे। पर असां ॾिसूं था पिया त गुज़िरियल कुझु अरसे में हिन में शिदत पिणु आई आहे। सिर्फ़ु सिंध न सिर्फ़ु राणीपुर न बल्कि पूरे मुल्क में इन तरह जा केस जा वाक़िया अचनि, इन तरह जे केसनि जा वाक़िया जेके आहिनि उहे रोनुमा थियनि पिया। इस्लामाबाद वारो वाक़ियो मुंहिंजे साम्हूं आहे। घोटकी में खोड़ सारा केस साम्हूं आया आहिनि। आख़िर छो ही धरती न्याणियुनि लाइ ट्रामो बणिजी चुकी आहे? आख़िर छो ॾींहं ॾिठे जो उनजो तशदुद थींदड़ लाशूं असांखे पंहिंजे न्याणियुनि जूं मिलनि पियूं? प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे आयशा धारेजो साहिबा, पाण समाजी कारकुन आहे। औरतुनि जे हवाले सां, ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां संदसि नालो जेको आहे उहो सर फ़हरिस्त आहे। आयशा साहिबा, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। थैंक यू असद, थैंक यू। आयशा साहिबा, हाणे इस्लामाबाद वारो वाक़ियो अव्हांजे साम्हूं आहे जंहिंमें 14 सालनि जी नींगरी जज जे घर में हुन ते तशदुद थियो। हीउ केस अॼु रूनुमा थियो आहे। हीउ केस थोरो डिफरेंट इन करे बि आहे त मुबैना तौर ते इहो चयो पियो वञे त इन न्याणी सां ज़्यादती पिणु थी आहे ऐं पोइ जेको तशदुद जा निशान उनजे वीडियो में वाज़े आहिनि ऐं पोइ जेको हुनजो दर्दनाक मौत थियो आहे। हिकु औरत जी हैसियत सां अव्हां हिन तमामु तर मामले खे कीअं पिया ॾिसो? इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे असद, जंहिंमें रूह बि कमज़ी वियो आहे त असांजी न्याणियूं, असांजा ॿार, असांजी औलाद महफ़ूज़ न आहे। हीउ हिकु फ़ातिमा जो मसइलो न आहे, ईअं सम्झो त सभिनी न्याणियुनि जो मसइलो आहे। उन्हनि सभिनी न्याणियुनि जो जेके पीरनि, मीरनि, वॾेरनि जे घरनि में जेको आहे कमु करे रहियूं आहिनि, जेके आला सतही जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि जे घरनि में कमु करे रहियूं आहिनि। तव्हांखे यादि हूंदो इस्लामाबाद वारो वाक़ियो, उन सां अॻु में बि हिकिड़ो वाक़ियो थियो हुयो जंहिंमें न्याणीअ खे तशदुद जो शिकार बणायो वियो। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो ख़ैरपुर में वाक़ियो थियो हो, रुबीना उॾण जो, जेकी क़तल कई वई हुई ऐं जेके अञा ताईं इंसाफ़ न मिली सघियो आहे। उहा दरगाह में वई हुई ऐं दरगाह में हुनखे अगवा करे क़तल कयो वियो हुयो। त अहिड़ा वाक़िया जेके आहिनि उहे मुंहिंजे ख़्याल में उन तरफ़ निशानी खणी था वञनि त असांजो समाज में अञा अहिड़ो को बि माहौल न थियो आहे जिते असांजूं न्याणियूं जेके आहिनि उहे सेफ हुजनि, उहे पंहिंजो अहिड़नि हथनि में हुजनि जेके उन्हनि जे मथे ते छपर छां हुजनि। खानवाहण राणीपुर जो ही जेको वाक़ियो आहे इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, जंहिंजी जेतिरी मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। मासूम न्याणीअ जो जूं ॿ वीडियो आहिनि जंहिंमें उनजे जिस्म ते हिकिड़े में तशदुद ॾेखारियो थो वञे ऐं हाणे त वारसनि जो
बि अची वियो आहे, वीडियो अची वियो आहे जिते हुनजी माउ बि ॿुधाए थी पई ऐं उनखे जेकी गुसल ॾिनो आहे औरत उहा बि ॿुधाए थी पई त उनजी ॿांह सुजल हुई, उनजी पुठीअ ते निशान हुया तमामु घणा, उनजे पंहिंजो ॻिचीअ ते निशान हुया, उनजे टंगुनि ते निशान हुया, तशदुद जा निशान हुया ऐं उनजा वारिस जेके आहिनि इंतिहाई ग़रीब मिसकीन ऐं लाचार माण्हू आहिनि। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेके पंहिंजे ॿारनि खे पीरनि जे हवेलियुनि में कमु करण जी इजाज़त ॾियनि था या उन्हनि जे प्रेशर में अची, उन्हनि जे दबाव में अची पंहिंजी औरतूं न्याणियूं उते कम लाइ छॾनि था पिया ऐं ख़ासि करे नंढी उमिरि जूं न्याणियूं जंहिंजी उमिरि 10 साल आहे त उहे तव्हां सम्झो त उहे कीअं FIR कराईंदा, उहे कीअं उन्हनि जे ख़िलाफ़ बीहंदा, उहे कीअं फरियादी थींदा। ही कल्ह जो वाक़ियो आहे त कल्ह खां हिन वक़्तु आयशा अगरि आयशा साहिबा अगरि उन जा अवां सम्झो पिया त जेकॾहिं ॾिसण में बि अचे थो पियो त उहे एॾा मिसकीन आहिनि जेको हिकिड़े बासर पीर जे साम्हूं नथा बीह सघनि, उहो पंहिंजे न्याणी जी मौत जो दर्द त सहण लाइ तयारु आहिनि ऐं सही बि वेंदा, पर हू कंहिं पीर जे कंहिं बासर जे साम्हूं या उन सां अटकाइण वारो साम्हूं न, त पोइ सोसाइटी ते कहिड़ी ज़िमेवारी थी अचे, अव्हां ते कहिड़ी ज़िमेवारी थी अचे ऐं पोइ कानून लागू कंदड़ इदारनि ते कहिड़ी ज़िमेवारी थी अचे? सभ खां पहिरियां सभु ही कानून लागू कंदड़नि जी ज़िमेदारी आहे त हू इंसाफ़ मुहैया करनि। कल्ह खां वठी छोकिरी फोत थी आहे ऐं हिन वक़्त ताईं जेको आहे उनजो पोस्टमार्टम न थियो आहे ऐं वालदेन जेको आहे उहो दफ़नाए छॾी हुई छोकिरी ऐं इन ई डप खां त पुलिस खे ख़बर न पई या उन ते प्रेशर मुंहिंजे ख़्याल में मुबैना प्रेशर हुयो त तव्हां दफ़नाए छॾियो ऐं पुलिस खे का बि जेको आहे इन जे बाबति चोॿोल न हुजे, का बि भणक न पवे ऐं उन्हनि दफ़नाए छॾी। हू पुलिस ताईं न आया, हालांकि पुलिस उन्हनि ॾे राति बि वई हुई, अॼु बि वई हुई, हू राज़ी न थिया। हाणे वञी हुई राज़ी थिया आहिनि ऐं हाणे पुलिस ऐं माण्हुनि जेके जलसा जुलूस कढिया आहिनि सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे प्रेशर जे करे ऐं असांजी ज़िमेवारी आहे, असां जेके मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं कमु करे रहिया आहियूं, असां उन्हनि जी ॿांह ॿेली थियूं, असां उन्हनि जा भरजला थियूं ऐं जेके सोशल सेक्टर ते माण्हू कमु करनि था, सोशल मीडिया ते आहिनि, चैनल्स आहिनि, उहो हिन केस खे हाईलाइट करनि त जीअं ॿियूं फ़ातिमा न्याणियूं असांजूं ईअं बेदर्दीअ सां क़तल न थियनि। तव्हांखे हिकिड़े वीडियो में उनजो तशदुद थियल पंहिंजो ॾिसण नज़र अचे थो, ॿियो वीडियो में उहो जेकी आहे बेहोश थिए थी, किरे थी पई, त इहो बि कंहिं तरफ़ इशारो आहे त असांखे पोस्टमार्टम करणु खपे ऐं उनजो जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में उनजो मेडिकल पोस्टमार्टम कजे। उनमें उनजो मुंहिंजो इहो आहे त उनजो जिन्सी तशदुद त उन ते न थियो आहे, उनजो पोस्टमार्टम उन लाइ बि अव्हांखे ख़दशो आहे, अव्हां ख़दशे जो इज़हार कयो था पिया त थी सघे थो उन सां जिन्सी ज़्यादती बि थी आहे, उन करे लाज़मी आहे त पोस्टमार्टम रिपोर्ट जेका आहे उहा थिए। जी बिल्कुलु इहो पोस्टमार्टम थियणु खपे ऐं जिन्सी तशदुद त उन सां न कयो वियो आहे ऐं असुल मुजरिम, असुल जेके पंहिंजो जवाबदार आहिनि असद उहे साम्हूं अचनि। असांखे इहो ई आहे त जॾहिं के पंहिंजो अहिड़े पंहिंजो बिल्कुलु सही पिया चओ अव्हां, बिल्कुलु इहो पॉइंट अव्हां बिल्कुलु सही पिया रेज़ कयो। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त असुल कातिल खे बचाइण लाइ फ़र्ज़ी तौर ते कंहिं माण्हू खे पुलिस हवाले करे छॾिबो आहे ऐं पोइ वरी को केस आहे उहो लेमेट थींदो। हिकिड़ो माण्हू को अहिड़ो हूंदो आहे जेको उन्हनि जो ख़ानदान जो हूंदो आहे, ॿ टे नौकर चाकर हूंदा आहिनि, उन्हनि जा नाला ॾिना वेंदा आहिनि, का कमु कंदड़ औरत उन सां गॾु हूंदी आहे, उनजो नालो ॾिनो वेंदो आहे। त अगरि इन में औरतूं मर्द जेके बि मुलविस आहिनि इन में तशदुद में, इन वाक़े में, फातिमा जे क़त्ल में, त उन्हनि सभिनी जा नाला ज़ाहिर थियणु खपनि। इहे पुलिस जी कानून लागू कंदड़ इदारनि जी ज़िमेवारी आहे त इनखे जेको बि आहे उहे सही इंकिशाफ़ थियनि त जीअं सोसाइटीअ में जेको हिन वक़्तु मूंझ आहे, सोसाइटीअ में जेको मायूसी आहे, हिन वक़्तु जेको आहे तकलीफ़ सां मां गुज़री रहिया आहिनि उहे माण्हू, उन्हनि में को वञी साह पवे त इंतिज़ामिया इदारा अञा बि आहिनि, कमु करे रहिया आहिनि। हाणे असांजी इहा बि डिमांड आहे त FIR रियासत जे तरफ़ां थिए, छो त हुनजा वारिस जेके आहिनि उहे इंतिहाई ग़रीब आहिनि। अगरि हाणे हू FIR ते बीहंदा त अॻिते हली करे कुझु महीननि खां पोइ उन्हनि ते अहिड़ो प्रेशर पवे ऐं हू छा लाइ अॻिते वधनि त असांजो केस, असांजो कमु करणु, असांजो आवाज़ सभु पाणीअ में थी वेंदो। इन जे करे FIR मज़बूत थी वञे ऐं असांजी डिमांड आहे त रियासत जे तरफ़ां FIR थिए ऐं उन्हनि जो जेको पोस्टमार्टम आहे उन ते जिन्सी तशदुद जो जेको पंहिंजो नथा मिलनि पिया निशान, उन्हनि जो उहो थिए ऐं इन जी आला सतही केस जी जांच थिए त हिन में
मुख्य जेको आहिनि त औरतूं मुलविस आहिनि तशदुद में, मर्द मुलविस आहिनि, केरु मुलविस आहे, उन्हनि जा नाला ज़ाहिर थियणु खपनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे जल्द अज़ जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। वॾी महिरबानी आयशा दारियो साहिबा। मां सिविल सोसाइटी जी नुमाइंदगी कंदे इहो मुतालबो कयो आहे त हीउ जेको केस आहे, हीअ हिकु दर्दनाक जेको मौत थियो आहे 10 सालनि जी फ़ातिमा जो रानीपुर जे पीर जी हवेली में, उन में हिकु असुलु चहिरो आहे, जेको असुलु कातिल आहे, उहो साम्हूं अचणु घुरिजे। हिन जो पोस्टमार्टम पहिरियां थियणु घुरिजे ताकी असुलु हक़ीक़तूं साम्हूं अचनि। किथे जेका आयशा दारियो साहिबा जे ख़दशे जो इज़हार पई करे त किथे ईअं त न आहे त नियाणी सां जिनसी ॾाढाई बि कई वई हुजे, त इहे सभु मामला तॾहिं थींदा जॾहिं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ईंदी। ऐं जेको अहम सुवालु आहे उहो इहो आहे त रियासत जी मुदत में जेका आहे उहा FIR दर्ज थियणु घुरिजे वारसनि जी उन में बि, ऐं गॾो रियासत जी उन में बि थियणु घुरिजे, छाकाणि त बासर एॾा आहिनि उन जे साम्हूं ईंदड़ ॾींहंनि में बि उन जा ख़ानदान जा माण्हू न बीह सघनि। जेको हिकिड़ो आम असांखे नज़र ईंदो आहे त जॾहिं इन तरह जा केस थींदा आहिनि त पोइ वारिसनि ते एॾो प्रेशर हूंदो आहे त उहो विथड्रॉ करे वेंदा आहिनि। उन करे लाज़मी हूंदो त रियासत पंहिंजी मुदत में इहे केस दाख़िल FIR दाख़िल कराए, जेको असुलु चहिरा आहिनि उहे अवाम जे साम्हूं ऐं उन्हनि खे क़ानून जे कटहरे में अचणु घुरिजे। प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।